Good morning, student from Paras English High School. Today I will teach Standard 8 Subject Hindi Chapter 7 सोच अपनी अपनी। अपनी शाला में अपने वाद विवाद प्रतियोगिताएं देखी होंगी। इसमें कुछ विद्यार्थी किसी विषय के एक पक्ष में बोलते हैं तो कुछ विद्यार्थी विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इस पाठ में कुछ ऐसे ही विषय दिए गए हैं। विद्यार्थियों को इनका समर्थन या विरोध करना है और उसके कारण भी बताने हैं। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विद्यार्थी विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दृढ़ श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। इस चैप्टर में हमें अपनी सोच बताना है। सबकी सोच क्या होती है? अलग होती है। किसी की पक्ष और किसी की विपक्ष होती है। यहाँ पर अपने को दो पिक्चर दी हुई है। इसके ऊपर अपने को नीचे कुछ क्वेश्चन दिया और उसके आंसर राइट करना है। चित्र को देखकर उसके आधार पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन 1, दोनों चित्र में क्या अंतर है? दोनों चित्र में से एक चित्र गांव का और दूसरा चित्र नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। एक पिक्चर कौन सी है? गांव की है और सेकंड चित्र अपने को काय का है? नगर का है। गांव में हमें क्या दिखाई दे रहा है? नदी बह रही है, उसके घाटों पर लोग नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, पानी भरते हैं और काम करते हैं। गांव में कच्चे घर हैं, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है, पक्के मकान हैं, सड़क पर वाहन चल रही है, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में हैं। रिपीट नाउ। क्वेश्चन 1 में हमें क्या दिया है? दोनों चित्रों में क्या अंतर है? तो दोनों चित्रों में एक चित्र गांव और दूसरा चित्र नगर का है। गांव के चित्र में नदी बह रही है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर हैं, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर के चित्र में
ये सेकंड चित्र हमें क्या दिया हुआ है? दूसरा नगर। नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है, पक्के मकान हैं, सड़क पर वाहन चल रही है, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में हैं। प्रश्न 1 का उत्तर कंप्लीट हो गया। अब हम क्या देखेंगे? सेकेंड, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? गांव के जीवन में सादगी, सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं। वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। यह हम किसके बारे में पढ़े हैं? किसके बारे में जाने हैं? गांव के। सेकेंड, नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं। वे पक्के मकानों में रहते हैं। वे नल का पानी पीते हैं और बाज़ार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों और बाज़ार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती। लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष हैं, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं। इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं, उतने गांव में नहीं। इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। रिपीट नाउ। गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? गांव के जीवन में सादगी, सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं। वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं। वे पक्के मकानों में रहते हैं। वे नल का पानी पीते हैं और बाज़ार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती। लोगों का जीवन प्रकृति से
बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष हैं, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं। इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं, उतने गांव में नहीं। इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। प्रश्न 3, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है। उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है। पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यही सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिश आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता। रिपीट नाउ। तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है। उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है। पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिश आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता। ये 3 क्वेश्चन आंसर अपने पूरे हुए। अब ऊपर हमें क्या दिया, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। इस चित्र के ऊपर हमें क्या करनी है, वाद विवाद बहस करनी है। जैसे कि क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, बकुल और सुहास। बकुल, नगर अपने पक्के और आलीशान मकानों में, पक्की सड़कों और वाहनों पर कितनी भी गर्व करें, लेकिन सच तो यही है कि जो सुख शांति ग्रामीण जीवन में है वह नगर में नहीं मिल सकती। सुबह उठो, उगते हुए सूर्य के दर्शन करो और दिल लगाकर अपने खेतों में काम करो। ताज़ा अनाज, ताज़ा फलें और ताज़ी सब्जियां खाओ। सूर्यास्त होते ही घर में आकर सबसे मिलो, बातें करो। गांव की बैठक में दिलचस्प चर्चाएं करो। यहाँ है गांव का आनंद। यह है गांव की मस्ती। मेलों में जाओ, बैलगाड़ी, साइकिल की सवारी का रस लूटो। जीवन का यह रस शहरों में कहाँ नसीब हो सकता है। वहाँ तो सब कुछ नकली, बनावटी,
24 घंटे अशांति ही अशांति। भागम भाग यह कोई जीवन है। बकुल किसके ऊपर बोला, किसके ऊपर बहस की? गांव पे। अब सुहास नगर के ऊपर। वाह रे गांव के भक्त, इस 21वीं सदी में भी यह पिछड़ापन नगर हमारे जीवन की प्रकृति के परिचायक है, हमारी सभ्यता के प्रतीक है। वैज्ञानिक सभ्यता के फलने फूलने का अवसर नगरों में ही मिलता है। नगरों की भाग दौड़ यहाँ के गतिशील जीवन की सूचक है। नगरों का शोरगुल यहाँ की जिंदादिली का सबूत है। यहाँ के तमाम स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट हमारी योग्यता को बढ़ाने में लगे रहते हैं। बुद्धि प्रतिभा की चमक दमक नगरों में ही देखी जा सकती है। रिपीट नाउ। बकुल। नगर अपने पक्के और आलीशान मकानों, पक्की सड़कों और वाहनों पर कितना भी गर्व करें, लेकिन सच तो यही है कि जो सुख शांति ग्रामीण जीवन में है वह नगर में नहीं मिल सकती। सुबह उठो, उगते हुए सूर्य के दर्शन करो और दिल लगाकर अपने खेतों में काम करो। ताज़ा अनाज, ताज़ा फलें और ताज़े सब्जियां खाओ। सूर्यास्त होते ही घर में आकर सबसे मिलो, बातें करो। गांव की बैठक में दिलचस्प चर्चाएं करो। यह है गांव का आनंद, यह है गांव की मस्ती। मेलों में जाओ, बैलगाड़ी, साइकिल की सवारी का रस लूटो। जीवन का यह रस शहरों में कहाँ नसीब हो सकता है। वहाँ तो सब कुछ नकली, बनावटी, 24 घंटे अशांति ही अशांति। भागम भाग यह कोई जीवन है। सुहास। वाह रे गाँव के भक्त, इस 21वीं सदी में भी यह पिछड़ापन नगर हमारे जीवन की प्रगति के परिचायक में है, हमारी सभ्यता के प्रतीक है। वैज्ञानिक सभ्यता के फलने फूलने का अवसर नगरों में ही मिलता है। नगरों की भाग दौड़ यहाँ की गतिशील जीवन की सूचक है। नगरों का शोरगुल यहाँ की जिंदादिली का सबूत है। यहाँ के तमाम स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट हमारी योग्यता को बढ़ाने में लगे रहते हैं। बुद्धि प्रतिभा की चमक दमक नगरों में ही देखी जा सकती है। मुझे तो अपनी मुंबई सबसे अच्छी लगती है। 3 क्वेश्चन के बाद हमें क्या क्वेश्चन दिया है? नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। यहाँ आपको नीचे मुद्दा दिया हुआ है, इसके आधार पर हमें विज्ञान वरदान है या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो हमें कौन सा मुद्दा दिया है? प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाषा, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग। प्रत्येक
वस्तु के दो पहलू होते हैं। एक पहलू की उसकी अच्छाइयाँ बताता है, दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज पर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीज़र, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी हैं। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्मों और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार हैं। कंप्यूटर देखकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चाँद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं कि ये विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान ना होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो अतीतकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं मिली हैं। रिपीट नाउ। प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है, दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे से तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीज़र, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन हैं। डॉक्टरी पेशों के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्मों और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार हैं। कंप्यूटर देखकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चाँद की धरती पर उसने अपने कदम
रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं कि ये विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान ना होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो अतीकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक विज्ञानों का आभार मानना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं मिली हैं। यहाँ अपना ये उत्तर कंप्लीट। इसके बाद हमें कौन सा क्वेश्चन दिया है, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, शक्तिशाली कौन है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। इसका उत्तर कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है। तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिल जीतती है, वह बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो वाल्यतियर की कलम की ताकत से ही हुई थी। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम की अधिक शक्तिशाली है। रिपीट नाउ। कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है। तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिल जीतती है, वह बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास,
तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर अति कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो वॉल्टेयर की कलम की ताकत से ही हुई थी। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें। 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। शिकागो AFP हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्द गुबार के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाले इस ग्रह का सौर मंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है, लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की अप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया केरी सिसे के मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। इस सौर मंडल के 2 तारों में से एक के इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बनी गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौर मंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह पर धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा, जिसमें पानी में मौजूद होगा, जिसे शिष्य कहते हैं कि सूर्य जैसे तारों के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है और इसके बाहर की ओर बर्फीली बेल्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे हमारी पृथ्वी के क्रस्ट व कोर का निर्माण हुआ है। शिष्य के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन वहाँ धरती जैसा जीवन भी पनपे। उन्होंने कहा कि यह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव है। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्मिथसन स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दस्युओं को धरती तक
टेलीस्कोप तक पहुंचाने में 424 वर्ष लगे हुए गए, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलक झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी और 10 करोड़ साल लग सकता है। रिपीट नाउ। बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें। 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। शिकागो AFP हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्दो गुबार के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाले इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है, लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की अप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुख्य केरी सीसे के मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। इस सौरमंडल के 2 तारों में से एक के इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बन गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह पर धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा, जिसमें पानी भी मौजूद होगा। शिष्य कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है और इसके बाहर की ओर बर्फीली बेल्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे हमारी पृथ्वी के क्रस्ट व कोर का निर्माण हुआ है। शिष्य के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन वहाँ धरती जैसा जीवन भी पनपे। उन्होंने कहा कि यह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव है। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप तक पहुंचाने में 424 वर्ष लग गए, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलक झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी और 10 करोड़ साल लग सकता है। साभार, हिंदुस्तान, 5 अक्टूबर 2007। पहला क्वेश्चन क्या है?
पहला प्रश्न, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित हैं? वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित हैं कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है।